हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट एंड आज देखेंगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द फंडामेंटल राइट्स। जहाँ कहीं भी आप फंडामेंटल राइट की बात लिखेंगे तो ये केस मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात आएगी तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो लैंड रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। हर एक स्टेट को बोला गया कि आप अपने अपने स्टेट में लैंड रिफॉर्म कीजिए। क्यों? क्योंकि लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट। इस कारण से पंजाब गवर्नमेंट भी पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953 लाई सो डैट टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म। अब इस तरह का एक्ट जैसे कि पंजाब ने लेके आया वो उसकी वैलिडिटी बनी रहे, इसलिए इस सब को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था। आपको पता है कि 9th शेड्यूल में क्या होता है? 9th शेड्यूल में किसी भी एक्ट को इम्यूनिटी मिल जाती थी। किस बात की इम्यूनिटी? कि अगर कोई एक्ट फंडामेंटल राइट को भी छीन रही है लेकिन 9th शेड्यूल में है तो वो वैलिड होगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जाएगा। तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 9th शेड्यूल में पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट को डाल दिया गया, इसलिए इसको इम्यूनिटी मिल गई। गोलकनाथ फैमिली पंजाब के ये बहुत बड़े जमींदार थे। इनके पास 500 एकड़ से ज्यादा जमीन था। अब इनको बोला गया कि अब आपके पास सिर्फ 30 एकड़ का जमीन होना चाहिए, आपकी लैंड सीलिंग 30 एकड़ की होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप लैंड नहीं रख सकते हैं। इसके बाद की जो लैंड है वो सरप्लस लैंड कन्वर्ट हो जाएगा और सरप्लस लैंड को गवर्नमेंट ले लेगी और इसको डिवाइड करके गरीबों में बांट देगी। तो गोलकनाथ को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का हनन है। उस टाइम पे क्या था कि आर्टिकल 19 का 1 का F में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। गोलकनाथ सोचे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 का यूज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो रिट्स का उन्होंने यूज किया और बोला कि ये पंजाब सिक्योरिटी ऑफ द लैंड टेन्योर एक्ट जो है इसको नल एंड वॉइड किया जाए बिकॉज इट इज स्नैचिंग माय फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। क्या क्या लीगल इश्यूज थे केस में? 2 थे कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, दूसरा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट की बात करता है कि अगर कोई लॉ ऐसा बना है जो कि फंडामेंटल राइट को स्नैच करता है, छीनता है, तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। गोलकनाथ ने क्या आर्गुमेंट दिया? गोलकनाथ ने बोला फंडामेंटल राइट एसेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको छीना नहीं जा सकता है इस तरह से, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। देन गोलकनाथ साहब ने दूसरा बात बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अब इस तरह से अमेंड करके कोई न्यू आइडियाज 9th शेड्यूल वाले और कुछ अमेंडमेंट करने वाले इस तरह के न्यू आइडियाज नहीं लाया जा सकता है। तीसरी बात बोली कि आर्टिकल 368 में जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की पावर मिलती है पार्लियामेंट को, वो बस एक प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट बताता है, ना कि पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब 14 बात इन्होंने क्या बोला कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, पार्ट 3 को छीनती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाना चाहिए। आर्टिकल 13 के 3 में के ए में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिस्टिंग है उन सब लॉ का कि किस तरह लॉ नल एंड वॉइड हो सकता है आर्टिकल 13 के 2 से। ठीक है, किस तरह के लॉ है ये है जैसे कि ऑर्डिनेंसेज हो, ऑर्डर हो, बाई लॉ हो, रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम यूजेज हो, तो इस तरह के लॉ जो हैं ये कवर करेगा आर्टिकल 13। और इस तरह का लॉ अगर फंडामेंटल राइट को स्नैच करता है, छीनता है, तो फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड इन्होंने बोला कि सिमिलर टाइप का लॉ तो पंजाब स्टेट लैंड टेन्योर एक्ट भी है, तो उसको नल एंड वॉइड कीजिए आप। देन पंजाब गवर्नमेंट की क्या आर्गुमेंट आई? पंजाब गवर्नमेंट का बहुत लॉजिकल एंड रेशनल आर्गुमेंट आया। पंजाब गवर्नमेंट बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाली पावर जो है वो एक सोवरेन पावर है। इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, तो सोवरेन पावर के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि हमारा सोसाइटी चेंज होता जा रहा है। अब 1947 में जो
लॉ बनाया हमारे फोर फादर ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठ के, अब वो सारी सिचुएशंस चेंज होती जा रही है। तो वो सिचुएशन जब चेंज होती जा रही है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाएगा और उसकी रेलिवेंस नहीं रह जाएगी उतनी। और तीसरी बात ये बोली कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, कोई स्पेशल स्टेटस फंडामेंटल राइट को नहीं मिला हुआ है। और हम बात कर रहे हैं 1967 की। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1973 में, अभी तक केशवानंद भारती केस नहीं आया है। तो अभी तक तो यही प्रोविजन है कि फंडामेंटल राइट को कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ये अमेंड किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ही कुछ ऐसे जजमेंट्स थे जहां पर जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट बोल रही थी वो लॉजिकली वैलिड हो रही थी। कौन से केस थे? वो थे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें बोला गया था कि कोई भी पार्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। इवन द फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है। ये इन दोनों केसों से सुप्रीम कोर्ट में ही जजमेंट आया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो पहले के दो जजमेंट थे उससे बिल्कुल यू टर्न ले लिया और यहाँ पे बोला कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात इन्होंने बड़ी बात बोल दी, अगर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, फिर जाके जो है आप पार्ट 3 को अमेंड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तीसरी बात ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, इसीलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। प्राइमोर्डियल राइट क्या होता है? मौलिक राइट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स। और चौथी चीज, सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ लगा दिया। मतलब अभी तक जो भी कोई ऐसा लॉ बना हो जो अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स का स्नैच किया हो तो फिर वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। पहले का भी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन इन्होंने दे दिया गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस जजमेंट को हटाने के लिए अब उनके पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आई जो कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया। ये गोलकनाथ केस को ओवररूल करने के लिए है। इसमें सबसे पहले बात बोला कि आप जो ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी लॉ की तरह ले रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जो लॉ का जो मीनिंग है आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(3) के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नहीं लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए सिंपल लॉ। दूसरा, इसी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 13 का 4 डाल दिया और वहां पे ये लिख दिया कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे लागू ही नहीं होगा। अब करते रहो नल एंड वॉइड। देन पार्लियामेंट सुपर पावर बनने की कोशिश की। कैसे? अब इन्होंने बोला कि अगर कोई अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए बनाया जा रहा है तो फिर इसकी वैलिडिटी कहीं भी नहीं चेक हो सकती है। इन नो कोर्ट इट्स वैलिडिटी कैन बी चैलेंज्ड। दूसरा ये बोला कि आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। तीसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आएगा उसको प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा। वहां पे कोई पॉकेट वीटो, कोई एब्सोल्यूट वीटो, कुछ भी कोई तरह का वीटो नहीं लगने वाला है। और ये आज तक चला आ रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट बना के देती है तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, वो कोई वीटो नहीं लगा सकते। तो अब आप समझिए कि कितना सुपर पावर बन गई पार्लियामेंट। तो ये कितना दिन चलने वाला है इस तरह का सुपर पावर पार्लियामेंट का। इस चीज को देखेंगे आगे। केशवानंद भारती केस में एक बैलेंस क्रिएट होके आएगा, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन के आएगा और ये पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।